बुलेटिन में सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव के नतीजों की करेंगे। मुंबई में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीएमसी चुनाव के अभी तक के नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी अब बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी शिवसेना खेमे में कार्यकर्ताओं के जश्न का माहौल है। वहीं महाराष्ट्र में 29 में से 26 नगर निगमों के चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन आगे है। बीएमसी चुनाव के नतीजों की डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए बीएमसी चुनाव के अब तक के नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? जी, अब तक के नतीजों को हम निकिता इस लाइन से बता सकते हैं। बीएमसी में बीजेपी सेना बताती है कि क्या नतीजे रहे होंगे। अब नंबर्स में देख लेते हैं तो बिल्कुल बीजेपी को बड़ी प्रचंड जीत मिली है। यहाँ पे 227 में से 222 सीटों के नतीजे, रुझान हमारे पास है 123 123 के फिगर के साथ। बीजेपी और शिवसेना शिंदे यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। उनका मेयर होगा। 25 साल का रिकॉर्ड जैसा आपने कहा टूट गया। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत इंप्रेसिव है। बीजेपी 95 सीट्स लेकर आई है, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। शिवसेना शिंदे की भी सीटें पहले कम थी लेकिन अब 28 के आसपास पहुंच गई है, तो पिकअप कर रहे हैं जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ा है। बट विद 1 2 3 दे आर क्लियर विनर्स। बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन इधर ठाकरे ब्रदर्स के लिए झटका है। उम्मीदें काफी थी, दोनों साथ आए थे काफी लंबे अरसे बाद, लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं कर पाए कि अपनी सीटें अपनी सत्ता बचा पाते। 61 शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को 8 सीटें। शरद पवार साहब की जो समाज एसपी है उसको एनसीपी जो है उसको कोई भी यहां पर सीट नहीं मिली है, खाता नहीं खुल पाया है। कुछ और पार्टियों का देख लेते हैं। कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा सिर्फ 14 पार्टी के साथ, और वीबीए के लिए भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इधर जूनियर पवार के लिए भी थोड़ी निराशा, उनकी पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य को ज़रूर यहाँ पे 16 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अब इस शानदार सी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग में जो काउंसिल बनेगी वो बीजेपी शिवसेना की होगी, मेयर भी उनका होगा। रिकॉर्ड सबकी हमने बात की। और ओवरऑल 29 में से 26 नगर निगम, ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी शिवसेना या उनके साथ जो भी गठबंधन जहां जहां है वहां पर वो अभी आगे चल रहे हैं। जैसे विपिन जी ने बताया कि चुनाव के नतीजे साफ तौर पर आ ही चुके हैं। अब सबकी नजर ये रहेगी कि बीएमसी का मेयर आखिर बनता कौन है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना खेमे में जश्न का माहौल है। चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट में, बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता मौजूद है। विवेक, कैसा माहौल है बीजेपी हेडक्वार्टर पर फिलहाल? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? निकिता, अपना सवाल फिर से दोहराएं। विवेक, कैसे माहौल है फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर पर? नतीजे आ गए हैं मुंबई बीएमसी के चुनावों के, तो क्या माहौल है फिलहाल वहां पर? देखिए, आपको बताया जाए कि कुछ समय बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि पहली बार बीएमसी में कोई बीजेपी का मेयर बैठेगा। अगर मैं अपने कैमरे को बोलूँ तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं पूरा जो स्टेज है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लग चुके हैं और मराठी में साफ तौर पर लिखा हुआ बृहनगर महानगर पालिका, और उसमें लिखा हुआ कि जिस तरीके से अभूतपूर्व जीत मिली है बीजेपी को उसका वो अभिनंदन करते हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, मुंबई अध्यक्ष रामेश साटम समेत बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से जो बीजेपी का ऑफिस है, प्रदेश ऑफिस है, उसे फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि पहली बार बीजेपी का कोई मेयर जो है वो बीएमसी में बैठने वाला है। पिछले 25 साल तक वहाँ पे शिवसेना राज करती रही और अब बड़ी जीत के साथ बीजेपी का मेयर वहां बनने वाला है। तो चारों तरफ देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जो सीएम आने वाले हैं उसके पूरा बंदोबस्त लगा हुआ है। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि हर एक जगह पर जो झंडे हैं
वो यहाँ पर लगे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। तो पूरी तैयारी निकिता यहाँ पर हो चुकी है कि जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मौजूद होंगे, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी इससे उनके साथ आएंगे, सारे मंत्री, सारे जो नेता हैं बीजेपी के वो भी साथ आएंगे। क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई थी वो ठाकरे ब्रदर्स वर्सेस एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में थी। ठाकरे ब्रदर्स ने पूरी तरह से दावा किया था कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आएंगे तो उनकी जीत जरूर होगी, लेकिन इतने बड़े जो डिफरेंसेस नंबर्स का वो काफी ज्यादा बड़ा था। उसमें बीजेपी शुरू से क्लेम करी थी कि वो 137 में से 90 या 100 सीट के अबव जाएगी और 90 सीट्स में से शिंदे क्लेम कर रहे थे कि 40 प्लस जाएंगे। तो अभी जो नंबर्स अगर मैं आपकी बात करूं तो बीजेपी जो है वो 90 प्लस में है और शिंदे कैंप की जो पार्टी है वो 40 प्लस में है। तो ऑलमोस्ट जो मैजिकल आंकड़ा था जो 114 का था कि वो बहुमत के लिए, तो 114 जो नंबर है वो इजीली महायुति को मिल रहे हैं और आसानी से बीएमसी का मेयर जो है वो अब बीजेपी का बन रहा है। इस पूरे ओवरऑल की बात करें तो महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी क्लेम कर रही है कि 29 में से 25 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होंगे वो बीजेपी, वहां का बीजेपी का मेयर बनेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लड़ाई हुई है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हुई है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जो शरद पवार और अजीत पवार जो चाचा भतीजे लोकसभा में विधानसभा में अलग अलग हो गए थे, वो पहली बार इस चुनाव में एक साथ लड़े। और आपको बताना चाहेंगे कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ अजीत पवार और शरद पवार का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, बड़ी वहां पे उनकी ताकत भी है। उसके किलों को तोड़ना बीजेपी ने दिखा दिया कि शरद पवार, अजीत जी पवार विवेक, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल है फिलहाल। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा तो बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा की कहानी है। जब करारी हार सामने दिखाई दे रही हो तब उसे छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार का ये एक प्रयास है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोप की वाइन, चॉकलेट और मशीनें जल्द ही भारत में सस्ते में मिला करेंगी, जबकि भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और गारमेंट सेक्टर को यूरोप का बड़ा बाजार मिल जाएगा, क्योंकि इस महीने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। उधर अमेरिका के साथ भी जल्द ही ट्रेड डील के आसार है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, तो ट्रेड डील के मोर्चे पर दोहरी अच्छी खबर जल्द हमें मिलने वाली है, तो हमसे अब जानना चाहेंगे कि किस सेक्टर को कितना फायदा मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोहरी अच्छी खबर मिलने वाली है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील साइन होने वाला है। बहुत हद तक संभावना है कि 27 जनवरी को इसका ऐलान होता हुआ आपको दिखे। और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आ रहे हैं। 26 जनवरी में विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे। उसके बाद इन्वेस्टर समिट होगा और वहीं पे इसका ऐलान होता हुआ दिख सकता है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि जितने भी अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनमें सबसे बड़ा ये ट्रेड एग्रीमेंट है। ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 27 देश इसमें शामिल हैं, किसी ने कोई इसका विरोध नहीं किया। और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का मतलब ये होगा कि यूरोप के देशों से जो भी सामान भारत में आते हैं उस पर ड्यूटी काफ़ी कम लगेगी, चाहे वाइन हो, चाहे यहाँ पे अल्कोहल हो, चाहे चॉकलेट हो। अच्छी अच्छी मशीनें आती हैं जर्मनी जैसे देशों से, उनका आना हो, उस पर ड्यूटी बहुत कम लगेगा, तो भारतीय बाजार में वो सस्ते मिल पाएगा। दूसरा, भारत में वैसे सेक्टर जहाँ पे रोजगार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इन सारे सेक्टर के सामान जब यूरोपियन यूनियन के देशों में जाएंगे तो वहाँ पर या तो ड्यूटी नहीं लगेगी भी तो बहुत कम लगेगी। तो एक बड़ा बाजार इन सेक्टर के लिए यूरोप के बाजार में खुलता हुआ दिखेगा। तो
ये अपने आप में बहुत बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऐसे समय में हो रहा है जब सब इंतजार कर रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड डील कब होगी। तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद एक दबाव पड़ता दिख सकता है यूएस के ऊपर कि जल्द से जल्द हम भी ट्रेड एग्रीमेंट कर ले भारत के साथ। तो और उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसा कि उद्योग सचिव ने कहा भी है, कि बहुत जल्द यूएस के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला। तो ट्रेड डील के मोर्चे पर दोहरी खबर आपको जल्द मिल सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों, खासकर युवाओं ने स्टार्टअप की दुनिया में भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। नेशनल स्टार्टअप डे पर दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत मंडप में लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल की ये यात्रा सिर्फ सरकार की सफलता नहीं, ये हजारों लाखों सपनों की यात्रा है। आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पहले सिर्फ अमीर घरों के युवा बिजनेस शुरू करते थे, मिडिल क्लास और गरीब घरों के युवा सिर्फ नौकरी पाने के सपने देखते थे। लेकिन स्टार्टअप इंडिया ने इस सोच को बदल कर रख दिया है। भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप DPIIT में रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है। आज लगभग 100 देश ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप्स के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। इनमें अब बात बजट की। बजट को लेकर स्टार्टअप्स की क्या उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री से उनकी क्या डिमांड है, ये जानने के लिए संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने स्टार्टअप फाउंडर्स से बात की है। We are hoping कि इस बजट में for women founders there is a special fund allocation and we hope more funding goes to women founded startups this year. मैं पहले तो कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर हो सकती है और उसको प्रोत्साहन दिया जाए तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस पर कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट फ्री मिले और स्टार्टअप्स के लिए। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो IoT के सॉल्यूशंस बन रहे हैं, जैसे हम लोग बना रहे कैटल हेल्थ मॉनिटरिंग, इनके ऊपर GST का प्रभाव अगर कम किया जा सकता है या नील किया जा सकता है। और तीसरा IoT और AI टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर और डेयरी सिस्टम में है उसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो ये तीनों प्रावधान हमको प्रोत्साहन देगा और ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बजट से हमारा जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस अराउंड हैं कि हेल्थ केयर को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे PM मोदी ने कहा कि उनको मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो वो
जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ केयर में उनको बहुत ज़्यादा बेटरमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, सो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हेल्थ केयर और जो ये फैसिलिटीज़ लास्ट माइल तक पहुंच सकते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी देने का काम, उनको वो प्रावधान पहुंचाने का काम, वो इंसेंटिवाइज करने का उसमें प्रोविजन होना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। सुन रहे थे यहाँ स्टार्टअप्स की बात, जो कि बजट में क्या उनको एक्सपेक्टेशन है, क्या उनको उनके लिए ऐलान हो सकते हैं, जिससे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए उन्हें स्टार्टअप से आने वाले दिनों में, तो उसको अचीव किया जा सके। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। वहीं इस बार के बजट में कृषि विशेषज्ञ सेक्टर के लिए लंबी अवधि के प्लान बनाने की मांग कर रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए AI के इस्तेमाल के लिए बजट बढ़ाने की चर्चा है। किसानों के लिए बजट में क्या होगा, देखिए संवाददाता असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। बजट नजदीक आ रहा है। बजट में किसानों पर खास फोकस रहने वाला है। कृषि सेक्टर का अर्थव्यवस्था में 20% तक का योगदान है और ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी है। लेकिन कृषि सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में नई तकनीक पर वित्त मंत्री का खास फोकस हो सकता है। इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो सकता है। एग्री ड्रोन, IoT सेंसर और AI आधारित तकनीकों पर वित्त मंत्री का ध्यान रह सकता है। खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने, पानी और खाद के सही उपयोग को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कई स्कीमों की घोषणा हो सकती है। तो सस्ता कर्ज और जो तेज बीमा भुगतान, जलवायु संकट से सुरक्षा, ये हमारी अगली उम्मीद है। खेती स्मार्ट हो रही है और हमारी फसल दुनिया तक कैसे पहुंचे, तो निर्यात, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में किसानों को कैसे सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एग्री उद्यमी बने। तो मूल जो मांग ये होगी कि हमारा अभी वर्तमान में किसान सब्सिडी नहीं लेकिन ज्यादा सम्मान, बाजार तक सीधी पहुंच और आत्मनिर्भरता चाहता है। इस बार बजट में माइक्रो सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर को बढ़ावा देने वाली स्कीम आ सकती है। वहीं सूखा या बाढ़ में सहनशील फसलें, प्राकृतिक खेती, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग के लिए किसान प्रशिक्षण, FPOs के लिए बड़ा आवंटन हो सकता है। पिछले साल वित्त मंत्री ने किसानों के क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की थी। इसके साथ साथ कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉटन मिशन की भी घोषणा हुई थी। ये स्कीम अभी भी लागू नहीं हुई है और इसके साथ साथ कई और स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी घोषणा तो हुई लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। पिछले साल वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी कई स्कीमें धरातल पर लागू नहीं हो सकी हैं। उम्मीद है कि ये बजट किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला टेक्सटाइल सेक्टर की भी बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। भारत की पुरानी कपड़ा मार्केट न्यू क्लॉथ मार्केट से व्यापारियों की बजट विश जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत की सबसे पुरानी कपड़ा मार्केट में से एक न्यू क्लॉथ मार्केट में मैं मौजूद हूं। आइए हम जानते हैं कि ये सेक्टर वित्त मंत्री से बजट में क्या चाहता है। भरत भाई, इस वर्ष के बजट के अंदर हमारी टेक्सटाइल मार्केट की यही अपेक्षा है कि पिछले साल का बजट में जो आवंटन 5,272 करोड़ का था उसे कम से कम 25% बढ़ाकर 7,000 करोड़ किया जाए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट करने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देती है। दूसरा, जो A-टफ का जो है, जो 635 करोड़ का था, उससे भी 3 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ करना चाहिए, ताकि प्रोसेसिंग और एपरल सेक्टर में जो अपग्रेडेशन की जरूरत है उससे फायदा हो सके और हम विश्व में और आगे आ सकें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नहीं, जो चाइना और बांग्लादेश से जो माल इंपोर्ट हो रहा है उसमें माल मतलब अपने इंडिया के माल बेचने में बहुत दम निकल रहा है। कम से कम अगर ड्यूटी बढ़े तो अपना आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या तकलीफ बहुत है। MSME को सपोर्ट करना चाहिए। कम ब्याज दरों पे MSME को इजी एक्सेस लोन, मतलब सरलता से लोन मिल जाए और सरल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। कुछ और प्रतिक्रिया आप क्या कहेंगे उमेश भाई? इस बजट के अंदर सरकार को एक भारत टैक्स नेट पोर्टल बनाना चाहिए जिससे बायर सेलर एक दूसरे को मिल सके, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है और ई-कॉमर्स को भी बढ़ावा मिल सके। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जो कॉटन में भी ड्यूटी 1 जनवरी से लागू की है उसे इमीडिएट बजट में वापस रिवर्स करके और स्पिनर लोगों को उनको हेल्प करना चाहिए। यही मेरी उनसे गुजारिश है।
तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर काफी उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर भी गौर करेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 188 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 29 पॉइंट की बढ़त पर हासिल करने में कामयाब रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से बिकवाली रहा है। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर शुरुआत बढ़िया गेंस के साथ हुई। हालांकि दिन के दौरान थोड़े से ऑफ आइस का एक्शन रहे, लेकिन दो सेक्टर्स की बात करूं जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, एक तो बैंक्स है और दूसरा आईटी है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो क्योंकि अर्निंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स पर, और सैटरडे को भी आप देखें तो बहुत सारी अर्निंग्स जो है, तो इसका भी इम्पैक्ट हम मंडे को देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को समझिए, बड़े मूव्स देखने को मिले। कारण ये कि इन्फोसिस के नतीजे बढ़िया। अब ये नतीजा ये हुआ कि ओरेकल फाइनेंस को देखें, टेक महिंद्रा है, एलटीआई माइंट्री, सब में खरीदारी आपको देखने को मिली। और कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। एंजल वन, ग्रो, 361, HDFC AMC, ICICI Pro AMC, सब में काफ़ी बड़े मूव्स के साथ यहाँ पर कारोबार नजर आया। बैंकिंग स्टॉक्स के तहत नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। फेडरल बैंक दिन के दौरान 10% से ज़्यादा का मूव आया। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, RBL बैंक, यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखने को मिली। हालांकि मेटल जो कि पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया चले थे, आज इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, इनकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी है। नालको, श्याम मेटालिक्स, NMDC स्टील और GMDC यहाँ पर ऊपरी स्तरों से गिरावट नजर आई। फार्मा के स्टॉक्स हैं जैसे सिप्ला, जहाँ पर थोड़े से डाउनग्रेड्स देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिला। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर डिसअपॉइंटिंग ट्रेड्स देखने को मिले। मिसाल के तौर पर आप LTTS देखिए, नतीजे अनुमान से काफ़ी खराब, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। डिक्सन एक तरफा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। HBL इंजीनियरिंग खराब खबरों के बीच, और GVTND यहाँ पर भी देखें तो गिरावट के साथ कारोबार नजर आया। बजट से पहले और टैरिफ डील को लेकर क्या बाजार अटका हुआ है? FI लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इन्फोसिस के अच्छे नतीजे से आईटी सेक्टर में कुछ रौनक है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट में बहुत सुधार नहीं है। सवाल है आखिर ऐसे क्यों? आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार के हिचकोले, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आपको बता दें, आज शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। तीसरी तिमाही में कैसे रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, बता रहे हैं यतिन मोहता। कहीं ना कहीं जो रिफाइनिंग बिजनेस है, O2C बिजनेस है और टेलीकॉम कारोबार है, इसके अच्छे प्रदर्शन के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिलायंस के नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। इनफैक्ट अगर हम मुनाफे की बात करें तो सिक्वेंशियली 6% की ग्रोथ का अनुमान है। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे चीज़ें पॉजिटिव साइड पे रहेंगी। इनफैक्ट मार्जिन्स ये टाइम 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के लगभग 18.7% के आसपास रहने का अंदाज है। और अगर हम बात करें मुनाफे की तो लगभग 6% की ग्रोथ, 19,300 करोड़ का आंकड़ा यहाँ बाजार मान के चल रहा है। सेगमेंटली कैसी चीज़ें होंगी ये भी देख लेते हैं। रेवेन्यूज जो रिटेल फ्रंट पे हैं, यहाँ 3% की तेज़ी रहने वाली है, यहाँ ग्रोथ रहने वाली है सिक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन रिटेल का एबिटा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्विक कॉमर्स में थोड़े बहुत लॉसेज हैं। 9% की ग्रोथ यहाँ अनुमानित है। O2C कारोबार का एबिटा 16,000 करोड़ के पार जाने का अनुमान है। और ऑयल एंड गैस सेगमेंट थोड़ा फीका रह सकता है क्योंकि क्रूड के दामों में गिरावट है। और अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन पे भी छोटी मोटी असर के चलते ऑयल एंड गैस बिजनेस का एबिटा लगभग 4,400 के नीचे जाता हुआ आपको नजर पड़ सकता है। लेकिन क्लियरली जैसे मैंने पहले कहा, O2C बिजनेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा। ब्रेंट क्रूड और जिस हिसाब से सिंगापुर GRM है, उस तर्ज पे रिफाइनिंग और पेटकेम दोनों ही बिजनेसेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अच्छा, जियो पे आते हैं। जो टेलीकॉम बिजनेस है वो भी काफ़ी अहम रहेगा। लगभग 3% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू और एबिटा में देखने को मिलेगा। और सबसे अहम नंबर जो हम फोकस करेंगे वो है आरपू का। इस टाइम जियो का आरपू एक्सपेक्टेड है 213 रुपये के आसपास, जो छठे क्वार्टर में कंजिक्यूटिवली ग्रो होता हुआ नजर पड़ेगा। और सिक्वेंशियली लगभग 1% की आपको वृद्धि यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पेटकेम बिजनेस के मार्जिन आउटलुक है, न्यू एनर्जी बिजनेस का आउटलुक है, और इसी के साथ जो जियो के IPO की बातें हो रही थी उस पर क्या प्रोग्रेस है, अर्निंग्स के अलावा यहाँ भी हम फोकस करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो कानूनी जवाब देगा, और अमेरिका पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान ने यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर सैन्य कार्रवाई की धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात पर नजर
रखी जा रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी दबाव के बाद कुछ फांसी रोकी गई। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के USS इब्राहिम लिंकन एटॉमिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। सरकार की हाई लेवल कमेटी ने स्कूली शिक्षा को JEE नीट जैसी परीक्षाओं से जोड़ने की सिफारिश की है। इससे कोचिंग पर निर्भरता घटेगी और छात्रों का तनाव भी कम होगा। इसी पर होगी एक चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा।